हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं पे एंड सर्विस कंडीशंस। ठीक है, जो कि सेकेंड लास्ट टॉपिक है पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन का। इसके बाद एक टॉपिक और बचता है यूनियन मैनेजमेंट। ठीक है, तो पे एंड सर्विस कंडीशंस में हम पढ़ेंगे पे, अलाउंसेस, लीव बेनिफिट्स एंड रिटायरमेंट बेनिफिट्स। ठीक है, तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे अबाउट पे। ठीक है, चलिए शुरू। फर्स्ट है पे एंड सर्विस कंडीशंस। अब इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? इसमें आता है पे, अलाउंसेस, periodical increments, leaves, promotion, termination of service, transfer, deputation, various type of rights, discriminatory actions, holidays, hours of work, retirement benefits like pension, provident fund and other gifted and so on. ठीक है, अब इसमें सब कुछ आता है। होल डिटेल ऑफ पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन is included in pay and service condition except classification, recruitment and training। ठीक है, इन तीनों को छोड़ के बाकी जितनी भी डिटेल होती है पर्सनल से रिलेटेड, वो सब किस में आती है? पे एंड सर्विस कंडीशन में। ठीक है, तो आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं पे। नेक्स्ट है आपका पे या फिर कंपनसेशन। तो पे क्या है? पे इज ऑल्सो नोन एज सैलरी और कंपनसेशन। ठीक है, a sound and adequate compensation plan is very essential for the efficient functioning of civil service in the modern state। ठीक है, अब ये बोलते हैं किसी भी सिविल सर्वेंट की एफिशिएंट वर्किंग के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट या सबसे ज़्यादा इसेंशियल चीज़ क्या है कि कंपनसेशन प्लान क्या है, सैलरी प्लान क्या है। ठीक है, जब तक वो प्रॉपर नहीं होगा तब तक जो सिविल सर्वेंट है वो सेटिस्फाई नहीं होगा और उसके वर्क में एफिशिएंसी नहीं आएगी, जैसा कि हम सब लोगों को पता है। ठीक है, however there is no single principle which determines the fixation of the pay scales of service servant। हालांकि यहाँ पे ऐसा कोई भी प्रिंसिपल नहीं है जो ये चीज डिटरमाइन कर पाए कि फिक्स सैलरी क्या है सिविल सर्वेंट्स की। ठीक है, क्योंकि जो सैलरी है वो कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। ठीक है, देयर आर वेरियस प्रिंसिपल आर कंसीडर्ड व्हाइल फिक्सिंग द सैलरी स्केल। किसी सैलरी स्केल को फिक्स करने के लिए बहुत सारे प्रिंसिपल्स और बहुत सारे फैक्टर कंसीडर किए जाते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनके बेसिस पे सैलरी या फिर पेमेंट किया जाता है किसी सिविल सर्वेंट को। तो प्रिंसिपल्स हैं वो, फर्स्ट है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, parity of outside employment, cost of living, economic position of the country, state of model employer and maintenance of efficiency। तो ये वो प्रिंसिपल हैं जिनके बेसिस पे किसी भी सिविल सर्वेंट की सैलरी डिपेंड होती है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। इसका मतलब है जो इक्वल लेवल पे लोग हैं, जो कि इक्वल तरीके के टास्क को हैंडल कर रहे हैं, उनकी सैलरी बराबर होनी चाहिए। ठीक है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल इन्वॉल्व्ड इन डिटर्मिनेशन ऑफ सैलरी स्केल्स ऑफ सिविल सर्विसेज। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी सिविल सर्वेंट की सैलरी डिसाइड करने में। देयर शुड बी यूनिफॉर्म पे रेट्स विदाउट एनी इंडिविजुअल वेरिएशन बेस्ड ऑन पार्शियलिटी। जितनी भी सेम लेवल पे लोग हैं उनकी जो पेमेंट रेट्स हैं वो यूनिफॉर्म होने चाहिए। ठीक है, विदाउट एनी पार्शियलिटी, मतलब उनमें कोई पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। इन अदर वर्ड्स द पे स्केल शुड कंपनसेट द पोजीशन एंड नॉट द इंडिविजुअल्स। ठीक है, ये बोलते हैं कि जो पे स्केल होना चाहिए, जो कंपनसेशन होना चाहिए, वो पोजीशंस का होना चाहिए। ठीक है, डेजिग्नेशन का होना चाहिए, किसी इंडिविजुअल का नहीं होना चाहिए कि मैं उसको जानती हूँ या फिर सीनियर
एग्जीक्यूटिव जानता है सबऑर्डिनेट को, उसका रिलेटिव है, तो हम इसकी सैलरी बढ़ा देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। पोजीशन के हिसाब से सैलरी होनी चाहिए, ठीक है, उसमें कोई पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए। Hence, higher kind of work should be paid a higher rate than the lower kind of work. ठीक है, इसका मतलब जो हायर काइंड का, जो अपर लेवल का काम है, उसकी सैलरी ज्यादा होनी चाहिए विद कंपेयर टू ऐसा काम जो लोअर लेवल का है। ठीक है, तो ये एक फर्स्ट प्रिंसिपल हो। नेक्स्ट जो है पैरिटी विद आउटसाइड एम्प्लॉयमेंट। पैरिटी का मतलब क्या होता है? समानता। तो जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं उनकी जो सैलरी होती है उसी पोजीशन पे बैठे हुए जो प्राइवेट सेक्टर के लोग होते हैं उनकी सैलरी में, दोनों में काफी डिफरेंस होता है। ठीक है, जो प्राइवेट सेक्टर में लोग होते हैं उनको सैलरी ज्यादा मिलती है विद कंपेयर टू गवर्नमेंट सेक्टर में। ठीक है, तो इसमें ये बोल रहे हैं प्रिंसिपल में कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो ऐसी कंडीशन को अवॉइड करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? अदरवाइज क्या होगा, जो सोसाइटी का टैलेंट है वो सब क्या चला जाएगा, प्राइवेट सेक्टर को ज्वाइन करेगा। ऑब्वियसली जब सैलरी ज्यादा मिलेगी सेम पोजीशन पे तो लोग ज्यादा सैलरी की तरफ ही जाएंगे। तो जितने टैलेंटेड लोग हैं वो किधर जाएंगे? पब्लिक सेक्टर में जाएंगे, सॉरी प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे। ठीक है, तो पैरिटी विथ आउटसाइड एम्प्लॉयड यानी कि जो बाहर के एम्प्लॉयमेंट है उनके साथ समानता होनी चाहिए। ठीक है, तो इस बेसिस पे सैलरी होनी चाहिए। द ब्रिटिश इंडस्ट्रियल कोर्ट इन 1935 अवार्ड सपोर्टेड दिस प्रिंसिपल while dealing with the wages of postal employees। 1935 में जब पोस्टल एम्प्लॉयज के वेजेस को लेके डील हो रही थी तो ब्रिटिश इंडस्ट्रियल कोर्ट ने इस प्रिंसिपल का सपोर्ट किया था। तो उन्होंने कहा था कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनकी सैलरी और जो प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयज हैं उनकी सैलरी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड प्रिंसिपल हो गया, पैरिटी विद आउटसाइड एम्प्लॉयमेंट। अब नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ लिविंग। द salaries paid to government employee must be both adequate and just। जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को सैलरी दी जाती है वो पर्याप्त होती है, और जस्ट मतलब केवल पर्याप्त ही होती है। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं होती है। दे शुड हैव रिलेशन विद कॉस्ट ऑफ लिविंग, और उसका जो डायरेक्ट रिलेशन होता है सैलरी का वो किससे होता है? कॉस्ट ऑफ लिविंग से, कि रहने में कितनी कॉस्ट आ रही है। अब कंट्री के अलग अलग रीजन्स में, अलग अलग पार्ट्स में जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो बहुत डिफर करती है। ठीक है, मान लीजिए अगर कोई एम्प्लॉय किसी छोटे शहर में रह रहा है तो वहां पे कॉस्ट ऑफ लिविंग ज्यादा कम है विद कंपेयर टू अगर वो मेट्रो सिटी लाइक दिल्ली या मुंबई में रह रहा है। दिल्ली और मुंबई में तो रेंट ही बहुत ज्यादा है, 30-40,000 में एक सिंपल रूम मिलेगा। तो ये डिपेंड, ये भी देखना चाहिए कि जो एम्प्लॉय है वो किस सिटी या किस रीजन में रह रहा है। ठीक है, उसकी कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है, इस बात का भी कंसीडर करना चाहिए जब पे स्केल बनाए जाते हैं। सच रीजनल वेरिएशन शुड बी टेकन इनटू कंसीडर व्हाइल फिक्सिंग द पे स्केल ऑफ द एम्प्लॉय। ठीक है, इस तरीके के रीजनल वेरिएशंस को भी कंसीडर करना चाहिए जब किसी एम्प्लॉय की पे स्केल को फिक्स किया जाता है। ठीक है, फर्दर द पे स्केल शुड बी रिवाइज्ड एंड एडजस्ट टू द चेंजेस इन द लिविंग ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो जो लिविंग ऑफ कॉस्ट जैसे जैसे चेंज होती है टाइम के साथ वैसे वैसे पे स्केल्स को भी रिवाइज्ड और एडजस्ट करना चाहिए। ठीक है, ये थर्ड प्रिंसिपल। नेक्स्ट है इकोनॉमिक पोजीशन ऑफ द कंट्री। अब कंट्री की इकोनॉमिक पोजीशन क्या है, इस बात पे भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरी डिपेंड करती है। ठीक है, द कंपनसेशन प्लान ऑफ गवर्नमेंट फॉर इट्स एम्प्लॉय शुड बी अ रिलेशनशिप विद द पर कैपिटा इनकम ऑफ द कंट्री। और पर कैपिटा का मतलब होता है पर इंडिविजुअल। एक कंट्री में हर इंडिविजुअल की क्या इनकम है ऑन एवरेज,
वो क्या डिसाइड करती है, कंट्री की इकोनॉमिक सिचुएशन डिसाइड करती है। ठीक है, तो जो एम्प्लॉय है वो डायरेक्टली किस पे डिपेंड है, गवर्नमेंट की फाइनेंशियल पोजीशन पे डिपेंड है। और गवर्नमेंट की फाइनेंशियल पोजीशन किस पे डिपेंड है, कंट्री की इकोनॉमिक सिचुएशन पे डिपेंड है। ठीक है, in developed countries like USA, UK, France, Germany, the tax paying capacity of people is much higher than when compared to those of developing countries. ठीक है, तो जो हमारी डेवलप्ड कंट्रीज हैं लाइक अमेरिका, यूके, फ्रांस, जर्मनी, उनमें जो लोगों की टैक्स पे करने की कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा है उनके कंपैरिजन में जो कि डेवलप्ड कंट्रीज में रहते हैं। डेवलप्ड कंट्रीज लाइक इंडिया, ब्राज़ील, जापान एंड सो ऑन। क्यों है, क्योंकि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनकी इकोनॉमिक पोजीशन बहुत अच्छी है, जबकि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनमें पर कैपिटा इनकम जो है वो कम है। इसी वजह से उनकी इकोनॉमिक सिचुएशन उतनी अच्छी नहीं है और इसी वजह से वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को बहुत अच्छी सैलरी नहीं दे पाते। Obviously, the pay scale of government servant in developed countries are much higher when compared to the pay scale of developing countries. ठीक है, तो डेवलप्ड कंट्रीज में जो पब्लिक सर्वेंट होते हैं उनके पे स्केल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज के कंपैरिजन में। तो ये भी एक फैक्टर हो गया पे स्केल डिसाइड करने में। अगर पर कैपिटा ज़्यादा है कंट्री का तो ऑब्वियसली वहाँ के एम्प्लॉयज़ की सैलरी भी ज़्यादा होगी। नेक्स्ट है स्टेट एज द मॉडल एम्प्लॉयर। अब स्टेट का मतलब यहाँ पे क्या है, स्टेट का मतलब है गवर्नमेंट या फिर रियासत जिसको बोलते थे पहले। तो यहाँ पे स्टेट रिप्रेजेंट कर रहा है गवर्नमेंट को, तो ये बोल रहे हैं स्टेट एज द मॉडल एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर वो होता है जो एम्प्लॉयमेंट देता है, तो स्टेट को एक मॉडल एम्प्लॉयर की तरह होना चाहिए। ठीक है, अनदर प्रिंसिपल विच शुड बी टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल डिटरमाइनिंग द पे स्केल्स ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय इज दैट स्टेट शुड एक्ट एज द मॉडल एम्प्लॉयर। यानी कि जो गवर्नमेंट है उसको एक मॉडल एम्प्लॉयर की तरह रिएक्ट करना चाहिए, एक्ट करना चाहिए। मॉडल का मतलब क्या हो गया, जो मिसाल हो, जो और लोगों के लिए मॉडल हो, जिससे लोग सीखें। ठीक है, तो गवर्नमेंट को कैसे एक्ट करना चाहिए, एक मॉडल एम्प्लॉयर की तरह एक्ट करना चाहिए। द टॉमलिन रॉयल कमीशन इन 1929 to 31 on the civil service in Britain has mentioned the following three different interpretation of a model of the term model employer. अब टॉमलिन रॉयल कमीशन ने 3 इंटरप्रिटेशन दिए हैं कि एक मॉडल एम्प्लॉयर को कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट है an employer who is ahead of other employers in the society in the matters of pay and other condition of service. तो एक मॉडल एम्प्लॉयर कैसा होना चाहिए, जो सोसाइटी में बाकी एम्प्लॉयर हैं उनसे वो आगे होना चाहिए। ठीक है, किस मैटर्स में, पे के मैटर्स में और अदर कंडीशन जो फैसिलिटी देता है एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज को, उसके मैटर्स में बाकी एम्प्लॉयर से आगे होना चाहिए। ठीक है, एक मॉडल एम्प्लॉयर को। नेक्स्ट है द स्टेट शुड बी वन ऑफ द फ्रंट रैंक एम्प्लॉयर्स इन द सोसाइटी, इट नीड नॉट मार्च अहेड ऑफ देम। अब ये जो सेकंड इंटरप्रिटेशन है इसमें बोलते हैं जो स्टेट है यानी कि जो गवर्नमेंट है उसको फ्रंट रैंक के जो एम्प्लॉयर्स हैं, मतलब ऐसे सेक्टर्स जो अपने एम्प्लॉयज को बहुत अच्छी सैलरी देते हैं और बहुत अच्छी सर्विस कंडीशन प्रोवाइड करते हैं, उस वाली रैंक में होना चाहिए। ठीक है, गवर्नमेंट को जरूरी नहीं है कि वो उन सबसे आगे हो, मतलब फर्स्ट नंबर पे हो, पर एटलीस्ट वो उस उनके साथ फ्रंट रैंक में होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है it only emphasizes the responsibility of the state towards its employee and nothing beyond that. ठीक है, और जो स्टेट है उस किस पे एम्फेसाइज करे, जो भी एम्प्लॉय है उस पे ध्यान दे, उससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, therefore the state should have much such pay
scales for its employee which might serve as the model for the private sector employers. तो स्टेट को ऐसे पे स्केल्स रखने चाहिए अपने एम्प्लॉयज के लिए जो कि प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयज के लिए एक मॉडल हो, एक मिसाल बन जाए। ठीक है, तो स्टेट को मतलब गवर्नमेंट को एक मॉडल एम्प्लॉय की तरह निकल के आना चाहिए। ऐसे पे स्केल्स रखने चाहिए और ऐसे सर्विस कंडीशन रखनी चाहिए जिससे एम्प्लॉयज, जो प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयज हैं, उनके लिए वो एक मॉडल की तरह वर्क करें। ठीक है, तो ये हमारा प्रिंसिपल हो गया स्टेट एज द मॉडल। नेक्स्ट है मेंटेनेंस ऑफ एफिशिएंसी। ये लास्ट प्रिंसिपल है और ये क्या कहता है कि जो गवर्नमेंट है उसको ऐसे पे स्केल्स रखने चाहिए, ऐसे पे स्केल्स डिजाइन करने चाहिए जिससे जो एफिशिएंट स्टाफ है वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो और रिटेन रहे। ठीक है, ऐसा तो नहीं कि अट्रैक्ट होके आ गया लेकिन फिर वो जॉब छोड़ के चला जाए, ऐसा ना हो, अट्रैक्ट रहे और रिटेन रहे। ठीक है, नेक्स्ट जो है एंडरसन कमेटी इन 1923 ऑन द पे एंड सर्विस कंडीशन ऑफ स्टेट सर्वेंट इन ब्रिटेन एम्फेसाइज्ड दिस प्रिंसिपल। ठीक है, एंडरसन कमेटी ने इस प्रिंसिपल पे जोर दिया था कि जो क्वालिफाइड स्टाफ है उसकी सैलरी इतनी होनी चाहिए ताकि वो अपनी जॉब रिटेन कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट है इट प्रोफाउंडेड द थ्योरी दैट गवर्नमेंट शुड पे व्हाट इज नेसेसरी टू रिक्रूट एंड रिटेन एन एफिशिएंट स्टाफ। ठीक है, अब ये थ्योरी क्या कहती है, ये थ्योरी ये कहती है कि गवर्नमेंट को इतना पे करना चाहिए जिससे कि वो एक एफिशिएंट स्टाफ को रिक्रूट कर पाए और उसे रिटेन कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट है इस्लिंगटन कमीशन 1912 इन इंडिया ऑल्सो जस्टिफाइड दिस प्रिंसिपल। ठीक है, तो इंडिया में भी 1912 में इस इस्लिंगटन कमीशन ने इसको जस्टिफाई किया था। क्या जस्टिफाई किया था कि गवर्नमेंट को इतना पे करना चाहिए एक एम्प्लॉय को ताकि वो एक क्वालिफाइड एम्प्लॉय को अट्रैक्ट कर पाए और उसे रिटेन कर पाए। ठीक है, ये हमारा लास्ट प्रिंसिपल है। लास्ट प्रिंसिपल है पे का, कितना पे करना चाहिए, हाउ मच अ गवर्नमेंट शुड पे टू देयर एम्प्लॉय। अब जो प्रिंसिपल्स हमने अभी पढ़े थे उसके अलावा भी कुछ फैक्टर्स हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए व्हाइल फिक्सिंग द पे स्केल। अब वो फैक्टर्स क्या क्या है? फर्स्ट फैक्टर है सोशल कंसिडरेशन। इसमें क्या है, द डिस्पैरिटीज बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोएस्ट सैलरी शुड बी मिनिमम। यानी कि जो हाईएस्ट सैलरी है और जो लोएस्ट सैलरी है उसके बीच की जो असमानता है वो कम होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए। ठीक है, सेकंड है द पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट विच इज बेस्ड ऑन पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। और गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं वो किस पे बेस्ड होनी चाहिए? पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज पे बेस्ड होनी चाहिए। नेक्स्ट है लेजिस्लेशन लाइक मिनिमम वेजेस एक्ट। और जो कानून है लाइक मिनिमम वेजेस एक्ट, उन सबको भी कंसीडर करके चलना चाहिए। ठीक है, जितने भी वेज से रिलेटेड एक्ट्स हैं उनको। नेक्स्ट है द रिस्की एंड हजार्डियस नेचर ऑफ जॉब। अगर जॉब में कुछ रिस्क है या फिर कुछ ऐसा काम है जिससे नुकसान हो सकता है एम्प्लॉय को, तो उस केस में भी सैलरी ज़्यादा होनी चाहिए, मतलब रिस्क के हिसाब से सैलरी फिक्स होनी चाहिए। नेक्स्ट है द एम्प्लॉय यूनियन विच प्रेशराइज द गवर्नमेंट थ्रू द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। अब जो एम्प्लॉय यूनियन होती हैं वो भी गवर्नमेंट पे प्रेशर डालती हैं। ठीक है, और क्या करती हैं? कलेक्टिव बार्गेनिंग करती हैं सैलरी इंक्रीज करने के लिए। तो ये भी कुछ फैक्टर्स हैं जिनका जो जिनको कंसीडर किया जाता है जब किसी सैलरी को फिक्स किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पे। अब इसके बाद नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे लीव, कितनी टाइप्स की लीव्स दी जाती हैं। ठीक है, एक एम्प्लॉय को,
और अलाउंसेस, कौन कौन से अलाउंसेस दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पे। ऐसे ही पढ़ते रहिए, बने रहिए। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।